हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आज की क्लास में हम संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। संसदीय समितियों में से कौन सी स्थायी समिति है, कौन सी अस्थायी समिति है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कौन सी समिति कब गठित हुई थी, ऐसे करके। तो आज हम जितनी भी संसदीय समितियां हैं, अस्थायी, स्थायी या फिर अधीनस्थ विधान समिति, इन समितियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, संसदीय समितियां कहां से आती हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया था। ठीक है, चेम्सफोर्ड तब कौन थे? तब भारत के वाइसरॉय थे और मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव थे। ठीक है, तो इन्हीं के दोनों के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। इसके आधार पर जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, उसके बाद 1921 में इसी अधिनियम के बेस पे संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। ठीक है, और कालांतर में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें और भी एक्सपेंड किया गया, और व्यापक इन्हें बनाया गया और बेहतर बनाया गया। ठीक है, तो कहां से आता है संसदीय समितियों का कॉन्सेप्ट? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से आता है और 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं संसदीय समितियों के प्रकार देखते हैं। तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। अगर आप अधीनस्थ विधान समिति को भी ले तो ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। और जैसे कौन कौन सी? एक स्थायी समितियां, एक अस्थायी समितियां। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। स्थायी समितियां मतलब वो समितियां जिनको गठन करना ही है। ठीक है, जिनको कानून में लिखा हुआ है कि गठन करना है, जो मतलब संसद के विभिन्न कार्यभारों को संभालेंगी। कुछ जांच समितियां होंगी, मतलब जैसे लोक लेखा समिति हो गई। ठीक है, तो ऐसी समितियां, प्राक्कलन समिति हो गई। तो ये सब समितियां जो है स्थायी समितियां हैं, ये रूल्स के थ्रू गठन करनी ही होती हैं। और जैसे कुछ जांच समितियां होती हैं, जैसे किसी विशेष घटना के ऊपर जांच करने के लिए बनी हुई हैं, या फिर किसी घोटाले की जांच के लिए बनी हुई हैं, कुछ और के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य से बनी हुई हैं, जो मतलब तो ये मतलब रूल में नहीं होता है इनका गठन होना, लेकिन आवश्यकता अनुसार इन्हें समय पर गठन करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हें अस्थायी समितियां कहा जाता है। तो आज हम पहले स्थायी समितियों को देखेंगे। स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित है। एक मिनट, हाँ, जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंध अथवा लोकसभा की प्रक्रिया के कार्य संचालन के अनुसार किया जाता है। स्थायी समितियों का अनवरत प्रकृति होती है। स्थायी समितियां जो होती हैं वो अनवरत प्रकृति की होती हैं, मतलब इन्हें समय समय पर गठन किया जाता है। ठीक है, जैसे वित्तीय समितियां क्या क्या होती हैं? स्थायी समितियां आप एक बार देख लीजिए। स्थायी समितियां क्या क्या होती हैं? वित्तीय समितियां, जितनी भी वित्तीय पे कमीशन होते हैं, इन जैसे पे कमीशन को लागू करने के लिए वित्तीय समिति बनी हुई है, तो ये आपकी स्थायी समिति होगी। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं, याद रखना है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। संसद की जुड़वा बहनें क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों में ही 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। ठीक है, ऐसे आप पाई की वैल्यू करके याद कर लेना। पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, तो इसमें अगर आप 22 में से 7 घटा दो, 7 कहाँ से आ रहे हैं? राज्यसभा से आ रहे हैं, और बाकी जो 13 होंगे ये कहां से आ रहे हैं? ये लोकसभा से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं और स्थायी समितियां क्या क्या गठित हुई हैं। जैसे वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा, लोक उपक्रम और प्राक्कलन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्थायी समितियां हैं वो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समितियां। विभागीय समितियां मतलब जितने भी विभाग हैं, संसदीय विभाग, उन सबकी भी अपनी अपनी समितियां होती हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल कमिटीज, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी कल्याण समिति वो क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन SC ST वेलफेयर।
ठीक है। और कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑन प्रिविलेज और विभागीय समिति को डिपार्टमेंटल कमेटी, ठीक है। इसके अलावा जो होती है और जैसे स्थायी समितियों और अस्थायी समितियों को क्या कहा जाता है, तदर्थ समितियां कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अस्थायी न दे और तदर्थ दे या एडहॉक दे, एडहॉक, ठीक है, एडहॉक, ठीक है, तो इस अस्थायी या तदर्थ समितियों को एडहॉक समितियां कहा जाता है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ही इसका अस्तित्व जो होता है समाप्त हो जाता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं, जांच समितियां और सलाहकार समितियां, ठीक है। जांच समितियां और सलाहकार समितियां, तो जांच समितियां किसी तात्कालिक घटना की जांच के लिए गठित की जाती है, किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति गठित की जाती है। जो जांच समितियां होती हैं वो किसी तात्कालिक घटना की जांच के लिए गठित की जाएगी, घटना की जांच के लिए, और जो विधेयक और जो कभी भी विधेयक आएगा तो इस पे विचार करने के लिए सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ठीक है। ये क्या होता है, विनियम, नियम, उपनियम, जितने भी संसद के विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि होती हैं आदि बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग भलीभांति हो रहा है कि नहीं। मतलब जो भी संसद में ना कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद, ठीक है। जितने भी मंत्री परिषद होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में हम क्या किसे देखते हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, ठीक है, वो सब अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। मंत्रीगण अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं संसद में, जैसे संसदीय सचिव, कैबिनेट सचिव, ये लोग जो होते हैं स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और जितने भी जैसे मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री और भी उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, ये क्या हाँ, ये अस्थायी कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी मैं कार्यपालिका बोलूं तब, ठीक है। इस पर अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति विचार करती है, ठीक है। जितनी भी मतलब संसद में कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं और नियम विनियम बनाने में, ठीक है, इन सब की जांच करने के लिए और विचार करने के लिए अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति बनी हुई है, ठीक है। और इस समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। कुल 15 मेंबर होते हैं जो सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1953 में। 1952, 53, 54 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में कब आए, 1952 में, ठीक है। लेकिन राज्यसभा नाम कब रखा गया था, 1954 में, ठीक है। क्यों 1952 में आए थे अस्तित्व में, क्योंकि 1952 में ही पहली बार आम चुनाव हुए थे भारत में, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख स्थायी समितियों को डिटेल से देखते हैं, हम विस्तार से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहा है आजकल, किसी कोई हाथ से पैर नहीं है उसका। तो इसका गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। प्रमुख स्थायी समितियों में पहला आता है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, ठीक है। ये जो समिति है ना, ये सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन कब हुआ था, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था ना, उसके बाद 1921 में जब समितियों का गठन हुआ था, तो सब लोक लेखा समिति का भी गठन इसी में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। मैंने आपको 22 का बताया है, 13 और 7 में देखना है। 13 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। मतलब जो 5 साल का कार्यकाल होता है सांसदों का, उसमें मतलब जो राज्यसभा में सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो लोकसभा में कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो और पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये अनंत होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। याद रखना है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल।
तो कार्यकाल इसमें लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। 1 वर्ष में मतलब जो 5 साल होते हैं उसमें प्रत्येक वर्ष लोकसभा से 15 लोग आएंगे, राज्यसभा से 7 लोग आएंगे, और फिर क्या होगा, लोक लेखा समिति उसी प्रकार अपना काम करेगी। अब क्या देखते हैं इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करती है, सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखती है। ठीक है, यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में CAG द्वारा रिपोर्ट पर विचार करती है। मतलब वार्षिक लेख, जितने भी सरकार के वार्षिक लेख आएंगे उनकी जांच करती है, और सरकार को क्या करती है? सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखती है। ठीक है, लोक लेखा समिति इतनी इंपॉर्टेंट समिति होती है। ठीक है, मतलब सरकार ठीक से अपना काम कर रही है कि नहीं, बेसिकली ये समिति ये देखेगी। ठीक है, और यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, याद रखना है, CAG को संविधान का 5वां पैर कहा गया है। ठीक है, 5वां अंग माना गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर विचार करती है। ठीक है, और मंत्री परिषद कोई भी समिति, मंत्री परिषद जो होता है वो कोई भी मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य समितियों में शामिल नहीं होता है। याद रखना है, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य समिति में, लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होगा। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। विपक्षी दल का कोई सदस्य क्यों चुना जा रहा है? ताकि जो भी निर्णय हो, जो रिजल्ट आए, वो क्या हो, निष्पक्ष हो। ठीक है, इसीलिए इसका अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है, और अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन कहते हैं। इस समिति के द्वारा विभिन्न घोटालों को उजागर किया जाता है, जैसे बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। बोफोर्स घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। इसमें लोक लेखा समिति की ही जांच के रिपोर्ट के द्वारा विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया था। ठीक है, प्राक्कलन समिति की भी जुड़वा बहन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्राक्कलन समिति हम आगे जाके देखेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात, जैसे 1921 में तो हमने लोक लेखा समिति को देख लिया। हाँ, 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई याद रखना है, जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1905 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। वित्तीय कामकाज से संबंधित समिति है, ये समाज सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित समिति है। इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना है। ठीक है, जितने भी सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते हैं उन सबकी जांच करना प्राक्कलन समिति करती है। ठीक है, जांच करना, अतिरिक्त पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, मतलब इससे पहले भी जो अनुदान दिए जा चुके हैं या फिर एक अनुदान के बाद जो उसे और उस प्लान को पूरा करने के लिए जो पूरक अनुदान दिया जाता है उसकी जांच करती है। ठीक है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, और जितने भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और देखते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है सत्ताधारी दल से होता है। हमने इससे पहले क्या देखा था, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से आएगा, लेकिन प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से आता है। ठीक है, इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी। ठीक है, अब देखते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में हुआ था। याद रखना है, लोक लेखा समिति 1921, 1921, और फिर प्राक्कलन समिति 1950, 1950, और फिर ये है लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये है कब, 1964। तो देखिए, जो हमने पहले लोक लेखा समिति पढ़ा, ये क्या कर रही है, ये विभिन्न घोटालों की जांच कर रही है। अध्यक्ष कहां से आ रहा है, इसमें विपक्षी दल से आ रहा है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति क्या कर रही है, ये जो जितने भी अनुदान दिए गए हैं इन सबकी बेसिकली जांच कर रही है,
और लोक उपक्रम समिति क्या करेगी, जितने भी सरकार के जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, सेल, भेल, गेल, जितनी भी मतलब कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, इन सबकी जांच करती है। ठीक है, जैसे हमने 1950 में पढ़ा कि प्राक्कलन समिति जॉन मथाई के सलाह द्वारा आई थी, वैसे ही 1964 में कृष्ण मेनन जी ने लोक उपक्रम मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उन सबकी जांच के लिए लोक उपक्रम समिति की मांग की थी। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया था। इसमें भी सदस्य कितने होते हैं? सदस्य इसमें भी 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्रणाली वही रहेगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें क्या होता है, प्रमुख रिपोर्टों की जांच करना शामिल होता है। लोक उपक्रम जैसे एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों की जांच करना। ठीक है, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं ना, ये हर साल अपने पूरे साल भर की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इन सब की जांच करती है कौन? लोक उपक्रम समिति। और लोक उपक्रम के संदर्भ में जो सीएजी हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, की रिपोर्ट की भी जांच करती हैं। सरकारी कंपनियों के लेखों की भी जांच होती है। अनुसूचित अब देखते हैं सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 प्रमुख समितियों को पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को मतलब अभी तक यहाँ से स्टॉप करके शुरू से नहीं, जहां से मैंने लोक लेखा समिति पढ़ाना शुरू किया था वहां से एक बार और देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से आ जाएगा। फिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति को देखते हैं, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ST/SC। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 20 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य आते हैं। प्रणाली वही रहेगी, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसके प्रमुख कार्यों में शामिल क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधी संबंध में आयोगों की रिपोर्ट पर विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना, संबंधित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही की जांच करना आदि। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संदर्भ में संबंधित है ये। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि भारत इतनी रिलीजियस कंट्री है जहाँ पे सनातन को माना जाता है। सनातन का अर्थ ही होता है कि सभी धर्मों को समान मानना। ठीक है, तो ऐसे देश में अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं अपवाद के रूप में जो छुआछूत जैसी चीजों को मानते हैं। ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, किसी को भी छोटा बड़ा अपने आप से नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपने आप में बड़ा ही है। ठीक है, अब देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति। हमने क्या देखा? अनुसूचित जातियों और जनजातियों समिति में 30 सदस्य थे, 20 सदस्य लोकसभा से आ रहे थे और 10 सदस्य राज्यसभा से आ रहे थे। यहाँ पे कहा है, यहाँ पे कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। मतलब लोकसभा की अलग कार्य मंत्रणा समिति और राज्यसभा की अलग कार्य मंत्रणा समिति होती है। ठीक है, लोकसभा में जहाँ 15 सदस्यों के मिलने से समिति का निर्माण होता है और राज्यसभा में 11 सदस्यों की ये समिति होती है। ठीक है, अब कार्य मंत्रणा समिति क्या करती है? प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है। जितने भी सदन की कार्यवाही में जो टाइम मैनेजमेंट है, समय तालिका है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इन सबको मैनेज करना कार्य मंत्रणा समिति का काम होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा समिति के पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं। पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में इस समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑन प्रिविलेज। ठीक है, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार क्या समिति होती है? लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 होंगे, 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। कार्य मंत्रणा में कितने थे? लोकसभा में 15 थे, राज्यसभा में 10 थे। विशेषाधिकार समिति में कितने होंगे? लोकसभा में 15 होंगे, राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे। प्रमुख कार्य क्या होगा? सदन के विशेषाधिकार के मतलब सदन के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना। अब महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति को देखते हैं। इसका कार्य क्या होता है? अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये जो है ये सेमी जुडिशियल प्रकृति की होती है।
इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से आएंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से आएंगे। सदस्यों को आप बाइफरगेट करके जरूर पढ़िएगा। सदस्यों को याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं सदस्यों पे इसीलिए जोर कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, आपको मेंस में लिखने के लिए दे देगा, तो आपको ये सदस्यों को मतलब सदन की समितियों के बारे में बताइए। ठीक है, आपको प्रश्न वो एक ही लाइन में देंगे, लेकिन आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 5-6 पेज लिखना रहता है। ठीक है, तो राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए वैसे ही, तो आपको उससे पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इसी चीज को एक चार्ट के थ्रू बता दो कि स्थायी समितियां ये हैं, अस्थायी समितियां ये हैं, ठीक है, उसके बाद आप डिटेल कर दो, पूरा को डिटेल कर दो। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, सबको एक साथ डिटेल कर दो। आप डिटेल करोगे ना तो फिर आपको ये सदस्यों की संख्या को, उसके कार्यों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब महिला समिति के क्या कार्य हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच करती है, और ये ठीक है जितने भी विभागीय रिपोर्ट होते हैं उसकी भी जांच करती है। तो अब संसद की विभागीय समितियां देखते हैं। ये विभागीय समितियों का नाम कहाँ पे आता है? जब सदन में बजट पेश किया जाता है। ठीक है, जब सदन में बजट पेश किया जाता है ना, तो इन्हीं विभागों को वो रिपोर्ट सौंपी जाती है और ये अपने हिसाब से क्या करते हैं? अनुदान की मांगे करते हैं। ठीक है, तो संख्या इसकी कुल कितनी है विभागीय समितियों की? 24 है। हमने अस्थायी समितियों को क्यों नहीं पढ़ा? हमने अस्थायी समितियों को इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अस्थायी समितियां तो बहुत सारी गठित की जाती हैं और वो जैसे ही अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, विशेष प्रयोजन के लिए गठित की गई थी, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उनका जो अस्तित्व होता है समाप्त हो जाता है। मेन होता है स्थायी समितियां। ठीक है, जो प्रत्येक विभागीय समिति होती है उसमें अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 सदस्य का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मतलब विभागीय समितियां की कुल संख्या याद रखना है 24 होती है। विभागीय समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश होने के बाद विभागीय समितियों के बाद ही पास ही जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुदान की मांगे होती हैं। फिर ये विभाग जो होते हैं, विभागीय समितियां जो होती हैं, सबको चेक करती हैं, मतलब अनुदान की मांगों पे चर्चा करती हैं। ठीक है, फिर हाँ, और हर विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होंगे, जिसमें से जो 21 सदस्य हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा क्या होंगे? मनोनीत किए जाएंगे, और 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना होता है। ठीक है, एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। फिर देखते हैं परामर्शदात्री समितियां। ये तकनीकी तौर पर संसदीय समितियां नहीं होती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों में इसका संबंध होता है एवं मंत्री, राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए विशेष कैबिनेट समितियों का गठन किया था। देखिए, 2 कैबिनेट समितियां बनाई गई थी। एक था कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, याद रखना है, कमिटी ऑन कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, गठित 5 सदस्यीय था ये कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, अर्थव्यवस्था की फिर से रफ्तार देने के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसको फिर से रफ्तार देने के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एक समिति बनाई गई थी। कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष जरूरी विकल्पों पर अपना सुझाव देती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति थी कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो बेरोजगारी और कौशल उन्नत के लिए कैबिनेट समिति। ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 10 सदस्य थे। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहीं तक पढ़ना था। अगर आज का क्लास, हमारी संसदीय समितियों का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।